Hello friends, welcome to the YouTube channel of प्रोफेसर पार्थ पटेल। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट में यह हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज़ में। तो इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है क्या। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की एक डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज द रीजन और एरिया ऑफ द कंपोनेंट वेयर द स्ट्रेस इज हायर और इंक्रीज्ड कंपेयर टू अदर रीजन ऑफ द कंपोनेंट। यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एक रीजन है हमारे कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे स्ट्रेस दूसरे जगह के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और वो ज़्यादा क्यों होता है? तो ड्यू टू चेंज ऑफ शेप, साइज, फॉर्म और इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट इन द कंपोनेंट। यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है उसका अगर शेप चेंज हो रहा है, उसकी साइज़ चेंज हो रही है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, या उसके अंदर कोई इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है, इस रीज़न की वजह से हमारे कंपोनेंट के स्पेसिफाइड रीजन में दूसरे रीजन के कंपैरिजन में स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो आइए इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसको दोनों तरफ से हम टेंसाइल लोड P लगा के खींच रहे हैं। अब इस प्लेट में कहीं पे भी हम कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं जहाँ पर भी हमें स्ट्रेस फाइंड करना हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ क्रॉस सेक्शन ले लिया है इसी प्लेट का, और वहाँ पे हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे इस रीजन में। तो ये स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास हमारे एलिमेंट्री इक्वेशंस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अगर ये इक्वेशन अप्लाई करके मैं यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहाँ पे मुझे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस मिलेगा। यानी कि हर एक सेक्शन पे जो स्ट्रेस है वो एक समान है। ये सेक्शन में कहीं पे भी ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, बीच में ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, स्ट्रेस हमारा यूनिफॉर्म सिग्मा टी जितना ही आएगा, जो कि हम एलिमेंट्री इक्वेशन स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया से फाइंड करते हैं। लेकिन अब मैं दूसरा केस लेता हूँ कि इसी प्लेट के अंदर बीचों बीच मान लीजिए कि हमने कोई होल किया हुआ है। अब अगर मैं स्ट्रेस फाइंड करूँगा और स्ट्रेस में अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे ले लूँगा, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो कि होल के बीच में से पास होगा, और तीसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे। तो जो होल के बीच में से पास होगा हमारा क्रॉस सेक्शन, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसा, यानी कि स्ट्रेस की जो वेरिएशन है वो कैसी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होगी, यानी कि जहाँ पे हमने होल किया है वहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ से टूटने का चांसेस मैक्सिमम रहेगा कंपेरेबल टू अदर रीजन। तो ये जो होल हमने किया है, इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है स्पेसिफिक रीजन में, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस वजह से होता है वो देख लेते हैं। तो मेनली 5 ऐसे इसके रीज़न्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है हमारे कंपोनेंट में। फर्स्ट है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाया है। कास्टिंग करते वक्त कुछ इम्प्योरिटीज़ अंदर रह जाती है और कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ भी आप कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर देख सकते हैं। ऐसी वेरिएशन की वजह से जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो होमोजीनियस होगा और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट से लेके एंड तक एक जैसी रहेगी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल प्रैक्टिस में मटेरियल्स में बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती है जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें एक्चुअल में डिज़ाइन करते वक्त ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2
मेटल प्लेट को ज्वाइन करता हुआ वेल्डिंग का दिया हुआ है। यहाँ पे आप वेल्डिंग में डेफिशिएंसी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ट्रैप्ड हुआ है और इसमें डिसकंटिन्यूटीज़ आपको नज़र आ रही है। तो इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर हम थियोरेटिकली डिज़ाइन करने बैठे तो हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि ये वेल्डिंग हमारा परफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग उतना परफेक्ट नहीं होता है। यानी कि हम जो डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कंसिडर करना पड़ता है। और तीसरा एग्जांपल यहाँ पे रियल लाइफ मैंने दिया है कि एक कंपोनेंट को जब कट किया तो उसके अंदर ऐसी पोरोसिटी नज़र आई। इस पोरोसिटी जब हम मटेरियल बनाते हैं या मटेरियल में से कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो इसका ध्यान हमें नहीं रहता है। तो इसका ध्यान डिज़ाइन इंजीनियर को डिज़ाइन करते वक्त रखना होगा कि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं और उसका एडवांस में कैलकुलेशन करके ही आपको फाइनल डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो फर्स्ट हमारा कोज है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। सेकंड आ जाता है लोड एप्लीकेशन। अब लोड एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैम है और ये फॉलोवर है। कैम की वजह से फॉलोवर अप डाउन मोशन करेगा। ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट एक लाइन कांटेक्ट है। दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो एक लाइन होगा। यानी कि ये फॉलोवर का जो भी स्ट्रेस इस कैम के ऊपर इसका जो वेट होगा उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस इसके ऊपर आता है वो एक बहुत ही कम कांटेक्ट एरिया में आता है। कम कांटेक्ट एरिया की वजह से यहाँ पे लोकलाइज्ड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये छोटा सा जो रीजन है जहाँ पे पूरा लोड अप्लाई होता है वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अदर रीजन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा डिज़ाइन करते वक्त। दूसरा एक एग्जांपल आप यहाँ पे बॉल बेरिंग का भी ले सकते हैं। ये जो बॉल्स है और इसकी इनर रेस और आउटर रेस है उसके बीच में तो पॉइंट कांटेक्ट होता है। पॉइंट कांटेक्ट हो तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा और ये ऐसे केसेस में आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा एक केस भी मैंने लिया है दो मैशिंग गियर्स का। जब दो गियर्स के टीथ एक दूसरे के साथ मैश होते हैं तो वहाँ पर भी लाइन कांटेक्ट होता है। तो इस तरह का लाइन कांटेक्ट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा देता है। तो लोड एप्लीकेशन की वजह से भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एप्लीकेशन की वजह से भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ सकता है। तीसरा हमारा जो टाइप है वो एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन। यानी कि कोई भी हमारा कंपोनेंट है उसके सेक्शन में अचानक से बदलाव आ जाए उसकी साइज़ में। यहाँ पे एक शाफ्ट मैंने दिखाई हुई है। शाफ्ट में आप यहाँ पे कॉलर देख सकते हैं। ये कॉलर नेसेसिटी है हमारे कंपोनेंट की डिज़ाइन के लिए, लेकिन इसका जो साइज़ है वो अचानक से बढ़ गया। शाफ्ट पहले नॉर्मल डायामीटर पे आई, फिर जब यहाँ पे कॉलर आया तो उसका डायामीटर बढ़ गया, वापस से घट गया। तो ऐसे चेंजेस अगर होते हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं शाफ्ट के अंदर की वे का यहाँ पे की वे लगाई हुआ और की वे की वजह से यहाँ पे ब्रेकेज दिखाया हुआ है शाफ्ट का। तो ये जो एब्रप्ट चेंजेस हो जाते हैं सेक्शन के अंदर उसकी वजह से भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम हमारे एलिमेंट्री इक्वेशन से इसकी डिज़ाइन करेंगे तो उसके ऐसे एब्रप्ट चेंजेस वाले सेक्शन में ब्रेकेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा डिज़ाइन करते वक्त। फोर्थ है डिसकंटिन्यूटीज इन द कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक आप देखते हैं मफ कपलिंग टाइप का यहाँ पे है, उसके अंदर दोनों मफ हाफ को ज्वाइन करने के लिए ग्रूव्स दिए हैं स्क्रू के। ये नेसेसिटी है हमारे डिज़ाइन की क्योंकि स्क्रूज तो हमें लगाने हैं, लेकिन ये सारी डिसकंटिन्यूटीज़ है। जैसे कि यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर स्प्लाइंस बनाए हैं हमारी पुली या तो फिर गियर को इसके ऊपर माउंट करने के लिए, या फिर ये हमने एक बेरिंग हाउस का एग्जांपल लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन भी बताया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। जब इसके ऊपर लोड आएगा तो इस डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो ये भी एक रीज़न है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का, डिसकंटिन्यूटीज़ इन द कंपोनेंट। और फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है मशीनिंग स्क्रैचेस। तो यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं।
रफनेस का जब आप सिंबल ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी लेज आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्कुलर लेज है मशीनिंग स्क्रैचेस की, या फिर लीनियर रेज है, या फिर जिगजैग लेज है। तो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो तो उस वक्त आपको ये कंपोनेंट, ये जो फैक्टर है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा डिज़ाइन करते वक्त, क्योंकि मशीनिंग स्क्रैचेस उसके ऊपर रह जाती है। ये मशीनिंग स्क्रैचेस भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, लेकिन ये नॉर्मल रेगुलर कंपोनेंट में उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो तो ये वाला फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन किस किस वजह से बढ़ सकता है। अब उसकी रेमेडीज़ भी देख लेते हैं कि हाउ टू ओवरकम द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की इफ़ेक्ट हम कैसे घटा सकते हैं, तो उसके दो ऑप्शन हमारे पास है। बाय चेंजिंग जियोमेट्रिक शेप, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है उसका शेप हम चेंज कर ले, जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। अगर आप जियोमेट्रिक शेप चेंज नहीं कर सकते तो उसके बाद का दूसरा ऑप्शन रह जाता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने का हमारे डिज़ाइन इक्वेशन में। तो आइए दोनों मेथड्स हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले बाय चेंजिंग जियोमेट्रिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है शाफ्ट का, जहाँ पे अचानक से शाफ्ट का डायामीटर कम हो रहा है। अब यहाँ पे अचानक से शाफ्ट का डायामीटर कम हो रहा है तो उसके अंदर जो स्ट्रेस लाइंस होती है वो जिस सेक्शन के ऊपर अचानक से डायामीटर एकदम कम हो गया है उस सेक्शन पे स्ट्रेस लाइंस जो है वो एकदम नज़दीक आ जाती है एक दूसरे के, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू अदर रीजन। यहाँ का डायमीटर और यहाँ का डायमीटर दोनों सेम है, फिर भी यहाँ स्ट्रेस कम होगा, और जहाँ पे एब्रप्ट चेंज होता है हमारे डायमीटर का, जहाँ पे डायमीटर एकदम से घटता है वहाँ स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा, और ये होता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। तो सबसे पहली रेमेडीज़ है हमारी चेंजिंग जियोमेट्रिक शेप। तो अगर हम यहाँ पे फिलेट लगा दें शाफ्ट को, जो कि आप हर एक रियल लाइफ कंपोनेंट में देखते ही होंगे कि फिलेट लगा होता है ऐसी जगह पे, या फिर चैम्फर लगा होता है। वो फिलेट या चैम्फर लगाने का रीज़न यही है कि जो हमारी स्ट्रेस लाइंस है उसको हम ज़्यादा क्राउडी ना कर दें, उसको एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, जिसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है एब्रप्ट चेंज, जहाँ पे स्ट्रेस लाइन एकदम क्राउडेड होती है और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा है स्मूदर चेंज, यानी कि क्रॉस सेक्शन को धीरे धीरे घटाइए, तो जो हमारी स्ट्रेस लाइंस है वो लेस क्राउडेड रहेगी और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी वहाँ पे कम रहेगा। तो ये जो जियोमेट्रिक शेप चेंज करने की मेथड है उसके कुछ एक केसेस में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में आप वो देख सकते हैं। फर्स्ट है एडिशनल नोचेस एंड होल्स इन टेंशन मेंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमारा कंपोनेंट है जहाँ पे टेंसाइल लोड लगा हुआ है, और यहाँ पे वी नोच है, वी नोच आप देख सकते हैं यहाँ पे वी नोच। ये वी नोच किसी भी वजह से हो सकता है, शायद ये कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हो कि इस शेप का आपको कंपोनेंट बनाना है, लेकिन अगर वहाँ पे वी नोच मौजूद है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस लाइन है वो एकदम से दोनों एक दूसरे के साथ एकदम से चेंज हो जाएगी। अब हमको पता है फ्लो एनोलॉजी, हमको पता है स्ट्रेस की, कि अगर एकदम से स्ट्रेस लाइंस ऐसी चेंज हो जाए तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से एकदम बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी फर्स्ट रेमेडी यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है कि एडिशनल नोचिस कर दे इसके ऊपर, दोनों तरफ पे एडिशनल नोचिस। एक तो रिक्वायरमेंट है, दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए दूसरे नोचिस भी उसके ऊपर लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी जो स्ट्रेस लाइन है जो पहले एकदम से उसका शेप चेंज करती थी वो अब स्मूथली अपना शेप चेंज करेगा और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। सेकंड रेमेडी है एडिशनल होल्स। इस प्लेट में एडिशनल होल्स कर दीजिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे होल्स कर देंगे तो भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस लाइन जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी।
और तीसरा एक रेमेडी है कि अगर ये वी नोच की ज़रूरत नहीं है तो जितना यहाँ पे हैचिंग में पोर्शन दिखाया है उतना पोर्शन आप निकाल ही ले, उतना पोर्शन आप कट ही कर दें उस कंपोनेंट में से, तो भी हमारी जो स्ट्रेस लाइन है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो ये फर्स्ट एक एग्जांपल था एडिशनल नोचेस एंड होल्स अप्लाई करने का टेंशन मेंबर में। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं फिलेट रेडियस अंडर कटिंग एंड नोच फॉर मेंबर इन बेंडिंग। यहाँ पे एक शाफ्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन एकदम से बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बेंडिंग लोड लगा है। इस बेंडिंग लोड की वजह से भी इसके अंदर स्ट्रेस आएगा। जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एकदम से बढ़ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शार्प हमारी स्ट्रेस लाइन बढ़ रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। इसको कम करने के लिए पहली रेमेडी हमारे पास है कि हम यहाँ पे फिलेट लगा दें। फिलेट लगाओगे तो जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन लाइन, स्ट्रेस की जो लाइन थी वो एकदम से चेंज हो रही थी, उसकी वजह से स्मूथली चेंज होगी और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। दूसरा एक है हम यहाँ पे एडिशनल नोच कर दे, एक नोच जैसा एक बना ले जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेस लाइन है वो स्मूथ हो जाएगी और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो पाएगा। और तीसरा है अंडरकट। अंडरकट ऐसा आप अगर शाफ्ट के अंदर कर ले तो जो स्ट्रेस लाइन उसके अंदर थी वो स्मूथ हो जाएगी और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हम इसके अंदर घटा सकते हैं। तो ये जियोमेट्रिक शेप चेंज करके स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। और एक देख लेते हैं ड्रिलिंग एडिशनल होल्स फॉर शाफ्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में एक एग्जांपल लिया था, शाफ्ट के ऊपर ऐसा की वे कट किया होता है की को उसके अंदर बिठाने के लिए। अगर ऐसा की वे कट करते हैं आप शाफ्ट के अंदर तो जो स्ट्रेस लाइन उसके अंदर है वो भी उसके शेप के जैसी तुरंत चेंज होती जाती है और ये जो एरियाज़ होता है वो हो जाता है हाईली स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि यहाँ पे ब्रेकेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये स्ट्रेस लाइंस को स्मूथर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो आप यहाँ पे की वे पे फिलेट कर दीजिए। ये फर्स्ट आपका हो गया, की वे फिलेट कर दीजिए, लेकिन उसके से भी ये जो स्ट्रेस लाइन है उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी। तो क्या किया, दूसरा हमने एडिशनल होल्स कर दिया दोनों तरफ। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हमने होल्स किए ताकि ये जो स्ट्रेस लाइन है उसको हम स्मूथर कर सके। अगर स्ट्रेस लाइन स्मूथ हो जाएगी तो जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन था इस एरिया में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे नहीं रहेगा और यहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये जो है वो थर्ड एक एग्जांपल है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का। नेक्स्ट एक फोर्थ ले लेते हैं रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन थ्रेडेड मेंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शाफ्ट है उसके ऊपर थ्रेड किए हुए हैं और वो थ्रेड की वजह से जो स्ट्रेस लाइन है वो एकदम से चेंज हो रही है और यहाँ भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा अंडर कट ले सकते हैं। पहले जो हमारी शाफ्ट है उसका डायामीटर कम करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर थ्रेड लगाएंगे। अगर ऐसी जियोमेट्री हम चेंज कर सकते हैं तो वो भी हेल्पफुल रहेगी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने में, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो ओवरऑल डायामीटर है शाफ्ट का उसे ही कम कर दिए, थ्रेडेड मेंबर का डायामीटर वही रहने दिए, जो उसके ऊपर शाफ्ट है वो शाफ्ट का डायमीटर कम कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेस लाइंस हमें यहाँ पे मिलेगी जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इस कंपोनेंट के अंदर कम दे देगी। तो ये डिफरेंट एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि जियोमेट्रिक शेप को चेंज करके आप स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे घटा सकते हैं। अब हम हमारी जो दूसरी मेथड है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने का वो देख लेते हैं। पर सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है क्या। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है वो हमारे एक्चुअल स्ट्रेस, जो डिसकंटिन्यूटी के यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस होता है उसे इंक्रीज करने के लिए मदद मिलती है ताकि हम हमारी जो डिज़ाइन है उसे सेव कर सके, ज़्यादा सेव कर सके। तो ये है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इंट्रोड्यूस। मैथमेटिकली अगर हम देखने जाए तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर
ये है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटीज डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय द एलिमेंट्री इक्वेशन। ये एलिमेंट्री इक्वेशन यानी हमारे स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि हम एलिमेंट्री इक्वेशन हमारा है और उसकी वजह से हम जो स्ट्रेस निकालते हैं वो। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस जहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज है वहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस कितना होगा, तो एक्चुअल स्ट्रेस होगा नॉमिनल स्ट्रेस को हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और जो हमें डिसकंटिन्यूटी के नियर में हमें जो स्ट्रेस मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल स्ट्रेस। तो ये है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की थियोरेटिकल मेथड। और यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर लिखा है। थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर यानी कि कुछ हद तक थियोरेटिकली हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इससे अलग होगा। एक्चुअल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो चीज़ें हम डिज़ाइन करते वक्त डिसाइड नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिसाइड करने के बाद वो होगा, यानी कि लोड एप्लीकेशन, मटेरियल में डिसकंटिन्यूटीज़, ऐसे जो फैक्टर है वो डिज़ाइन इंजीनियर के हाथ में भी नहीं होते। तो ये एक्चुअल फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए एक्चुअल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होगा। वो जब हम फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के लिए मेरा जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे एक्चुअल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को। अभी के लिए ये है थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। KT इज इक्वल टू सिग्मा m, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटीज डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा 0, यानी कि जो एलिमेंट्री इक्वेशन से हम स्ट्रेस फाइंड करते हैं वो। मैग्नीट्यूड थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो कंपोनेंट की जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड है। कंपोनेंट की जियोमेट्री यानी कि शाफ्ट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, या फिर प्लेट के अंदर होल है, या प्लेट का जो थिकनेस है वो अचानक से कम हो रही है, इस जो जियोमेट्रिक उसकी जो चेंज होगी उस हिसाब से भी ये जो थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज होगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हमें कैसे हेल्प करता है। तो हमें एक प्लेट डिज़ाइन करनी है जो कि 10 किलो न्यूटन का लोड सहन कर सके, टेंसाइल लोड 10 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड वो बेयर कर सके, जिसकी विड्थ हमें दे दी है 30 mm, जिसकी विड्थ है 30 mm, और वो जो मटेरियल की हम प्लेट बना रहे हैं वो मटेरियल की अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस है 250 मेगापास्कल। अब इसकी डिज़ाइन करनी है, हमारे पास अलोवेबल स्ट्रेस है, उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है वो है, और प्लेट के डायमेंशन में होता क्या है, उसकी विड्थ और थिकनेस। ये दो डायमेंशन में से हमें विड्थ दे दी है, अब हमें उसकी थिकनेस फाइंड करनी है कि ये प्लेट की थिकनेस हम कितनी रखेंगे ताकि वो 10 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड सहन कर सकें। तो सबसे पहले तो ऐसी एक प्लेट की फिगर बना लेते हैं तो आपको अच्छे से उसके ऊपर समझ आ जाएगा। दोनों तरफ से हम इसको खींचते हैं, P उसका ऊपर का टेंसाइल लोड है, विड्थ इस प्लेट की जो विड्थ है वो है W, और इस प्लेट की जो थिकनेस है वो है T। W हमें दिया हुआ है, उसकी विड्थ हमें दी हुई है, हमें उसकी थिकनेस T फाइंड करनी है। अब हम सबसे पहले हमारे जो एलिमेंट्री इक्वेशन है विदाउट कंसिडरिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थिकनेस फाइंड करने के लिए। तो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड हमारा हो जाएगा 10 किलो न्यूटन और एरिया हो जाएगा विड्थ इंटू थिकनेस। 10 किलो न्यूटन है इसलिए तो 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय थिकनेस जो है हमारी नहीं पता, विड्थ हमारी है 30 mm, और ये जो स्ट्रेस है वो हमें अलोवेबल स्ट्रेस वो हमें दिया है 250। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें थिकनेस मिलती है 1.33 mm, यानी कि इस लोड को बेयर करने के लिए हमें हमारी प्लेट की थिकनेस रखनी है 1.33 mm। अब हम इसके अंदर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लेट देख सकते हैं कि प्लेट का डायमेंशन अचानक से कम हो रहा है, और जैसा कि हमने पढ़ा है और जैसा कि हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जब भी हम इस तरह की प्लेट के डायमेंशन अचानक से कम करेंगे तो जो रीजन पे वो डायमेंशन कम रहेगी वो वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, और ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पे एलिमेंट्री इक्वेशन में नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी वैल्यू लेते हैं 1.5। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए इस वैल्यू ली है।
अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की डेफिनेशन के ऊपर से हमें पता है कि KT इज इक्वल टू सिग्मा एम डिवाइडेड बाई सिग्मा जीरो। इसका मतलब कि सिग्मा एम मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा हो जाएगा KT मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल स्ट्रेस। अब KT हमने लिया है 1.5 और नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा ज़ीरो, उसकी वैल्यू हमें पता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। सारी वैल्यूज़ इसके अंदर रख लेंगे और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है बेयर करने की कैपेसिटी इस प्लेट की वो है 250 मेगापास्कल। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें थिकनेस मिलती है 2 mm, यानी कि हमें यहाँ पे 1.33 mm नहीं 2 mm, यानी कि एलिमेंट्री इक्वेशन से जो हमें थिकनेस मिलती थी उससे ज़्यादा की थिकनेस रखनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे थिकनेस बढ़ा देंगे तो जो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे स्ट्रेस 10 किलो न्यूटन लोड की वजह से जो बढ़ने वाला था वो ओवरकम हो जाएगा, यानी कि मटेरियल की थिकनेस बढ़ गई है तो अब वो प्लेट हमारी उस लोड को सहन कर सकेगी, 10 किलो न्यूटन लोड को सहन कर सकेगी। अगर हमने इसको 1.33 रखा होता तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ से ब्रेकेज होने के चांसेस थे, जो कि हमने डिज़ाइन स्टेज में ही KT को इंट्रोड्यूस करके निकाल दिया है और थिकनेस हमारी 2 mm रख ली है। तो इस तरह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर डिज़ाइन में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हमें डिज़ाइन में कैसे हेल्प करेगा। तो ये था उसका एग्जाम्पल। अब ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कैसे डिसाइड करें कि कौन से कंपोनेंट के लिए कितना रखना है। तो यहाँ पे एक ग्राफ है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का, और जो प्लेट है वो प्लेट का शेप भी यहाँ पे दिखा है। ये ऐसे अलग अलग साइज़ के अलग अलग शेप के प्लेट, शाफ्ट, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स, अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शंस, सब के लिए हमने ऐसी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन लाइंस यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का ग्राफ हमें डिज़ाइन बुक में से मिल जाएगा। और डिज़ाइन बुक में ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कैसे बना है, तो ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू डिसाइड की गई है। इस शेप की पहले प्लेट बनाई होगी, उस प्लेट पे ऊपर लोड लगाया हुआ होगा, इसके डायमेंशन वेरी किए होंगे और कितना स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर लेना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड किया होगा और उसके ऊपर से ये ग्राफ्स बनाए होंगे। तो आप डिज़ाइन डेटा बुक कोई भी ले लें या कोई भी आपकी जो रेफरेंस बुक है डिज़ाइन मशीन एलिमेंट की या मशीन डिज़ाइन की, उसके अंदर ऐसे ग्राफ्स दिए होंगे। और कि कई बुक्स में ये टेबुलर फॉर्म में भी दिया होगा, एक टेबल के फॉर्म में भी लिया होगा कि अगर यहाँ पे फिलेट रेडियस R इतनी है, इसकी थिकनेस H इतनी है, तो इसका रेशियो यहाँ पे X एक्सिस पे दिया हुआ है। Y एक्सिस पे ऊपर हमें क्या दिया है कि बड़ी जो प्लेट है उसकी विड्थ और छोटी जो प्लेट है उसकी विड्थ का रेशियो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये दोनों की वजह से हमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कितना कंसीडर करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे डिज़ाइन डेटा बुक में आपको ग्राफ मिल जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में मिल जाएंगे। ग्राफ का टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। अब आप इतने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट पढ़ने तक के लेवल तक आ गए हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इस ग्राफ को रीड कैसे करना है और इस ग्राफ को टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर टेबुलर फॉर्म में दिया है तो उसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट करके हमको स्टैंडर्ड डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए हैं। ये कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं है। ग्राफ को आपको रीड करना है और वो ग्राफ के ऊपर से जो भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू आती है वो वैल्यू आपको इक्वेशन के अंदर डालनी है। KT की वैल्यू आपको उस इक्वेशन के अंदर डालनी है और आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर मिल जाएगा और उसकी इफ़ेक्ट आप डिज़ाइन स्टेज में ही काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब कुछ एक सिंपल अगर कंपोनेंट है, कुछ सिंपल जियोमेट्रिक शेप है जिसके स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को आप थियोरी ऑफ इलास्टिसिटी से भी फाइंड कर सकते हैं। ये थियोरी ऑफ इलास्टिसिटी क्या है वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनाया है KT का 1 + 2 A/B,
अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, वो देख लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो जिसके अंदर ऐसा कोई एक डिसकंटिन्यूटी हो इलिप्टिकल शेप का, तो इसमें ए हमारा हो जाएगा हाफ विड्थ ऑफ इलिप्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी कि हमारे ये जो लोड है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में अगर ये डायमेंशन हम मेज़र करें तो उसे हम ए कहेंगे, और उसके पैरेलल यानी कि जो डायरेक्शन लोड की है उसी डायरेक्शन में हम उसका डायमेंशन मेज़र करेंगे तो वो हमें बी मिल जाएगा। अगर हम ऐसी कोई डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है हमारे प्लेट में, उसमें ये वाला ऐसा कोई डिसकंटिन्यूटी है उसका मेज़रमेंट ले ले, ए और बी ये दो मेजर करके हम इस इक्वेशन में डाल दें तो हमें थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने दूसरा भी एग्जांपल दिया है जहाँ पे इलिप्टिकल जो ये शेप है उसको मैंने हॉरिजॉन्टल दर्शाया है ताकि ये ए और बी की वैल्यूज़ लेने में आपको दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं होगा कि ए हमेशा बड़ा होगा और बी हमेशा छोटा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ए छोटा हो और बी बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर वर्टिकल ऐसा इलिप्स है तो उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा। अब इसके दो एक केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस ऐसा डिस्कस कर लेंगे कि बी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि बी की वैल्यू कम से कम हो और ए की वैल्यू ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी अगर ये ऐसा इलिप्टिकल डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है और वो एकदम शार्प है। शार्प यानी जिस डायरेक्शन में लोड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एकदम शार्प आपको ऐसी क्रैक दिखे, क्रैक में बोलूँगा इसको क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी। ऐसे केसेस के अंदर जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अगर क्रैक उसके अंदर होए और उस क्रैक की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोड लगाएंगे तो वो कंपोनेंट टूटेगा ही टूटेगा। तो आपको ऐसा इसके ऊपर से दिख सकता है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा लेना पड़ेगा उस वक्त के लिए। यहाँ पे दूसरा केस मैंने दिया है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलिप्टिकल शेप दिया है। अगर इलिप्टिकल शेप हॉरिजॉन्टल है और ए की जो बी की वैल्यू है वो 0 तक हो जाए, यानी कि वो भी वर्टिकल हमारा इलिप्स बन जाएगा। बी कम करते जाओ, ए की वैल्यू वही की वही रहने दो, तो एक छोटी सी क्रैक वहाँ पे डेवलप्ड होगी और उस केस में भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका कंपोनेंट टूटने का चांसेस मैक्सिमम रहेगा। इसका सेकंड केस ले लेते हैं, a इज इक्वल टू बी, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों सेम। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल हो जाएगा। a और b अगर सेम हो जाएंगे तो ये इलिप्स नहीं रहेगा, एक सर्कल हो जाएगा। और अगर ये सर्कुलर होल प्लेट के अंदर है तो अगर प्लेट के अंदर सर्कुलर होल है तो उसके लिए kt की वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से 3, यानी कि जो नॉमिनल स्ट्रेस आपको मिलता है एलिमेंट्री इक्वेशंस के ऊपर उससे 3 गुना ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के ऊपर मौजूद होगा। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था वो आप देख लीजिए जहाँ पे मैंने होल करके यहाँ पे स्ट्रेस लाइंस आपको दिखाएगी कि होल्स के यहाँ स्ट्रेस लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो स्ट्रेस हमारा हो जाएगा बाकी की जगह के स्ट्रेस से 3 गुना ज़्यादा। तो ये 2 केस है इस इक्वेशन के ऊपर, वहाँ पे आप यहाँ से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऐसे सिंपल कंपोनेंट्स के लिए ऐसे इक्वेशंस के ऊपर से आप स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ग्राफ या टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कौन से मटेरियल के ऊपर लगेगा, तो सबसे पहला केस है डक्टाइल मटेरियल, स्टैटिक लोड। अगर हमारा कंपोनेंट किसी डक्टाइल मटेरियल का बना है और उसके ऊपर स्टैटिक लोड लग रहा है, यानी कि लोड में कोई वेरिएशंस नहीं है, स्टेडी लोड उसके ऊपर लग रहा है, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा या स्ट्रेसेस से उसके ऊपर लोड आएगा तो उसका जो फॉर्मेशन है क्रैक का वो अपने आप चेंज होता रहेगा। क्रैक का जो शेप है वो अपने आप चेंज होता रहेगा, क्या, क्योंकि ये कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल अपना शेप चेंज करता है। तो ऐसा अगर केस है डक्टाइल मटेरियल और स्टैटिक लोड, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की इफ़ेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और ऐसे केस में आप स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की इफ़ेक्ट को कंसीडर ना करें और हमारे एलिमेंट्री इक्वेशन से ही डिज़ाइन करें तो चलेगा। लेकिन अगर डक्टाइल मटेरियल है और उसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोड यानी कि लोड की वैल्यू
भी चेंज होगी और लोड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ऐसा लोड अगर किसी डक्टाइल मटेरियल वाले कंपोनेंट पे लगता है तब हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम फ्लक्चुएटिंग लोड की डिज़ाइन पढ़ेंगे तब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उस वक्त समझाएंगे कि एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है। तो डक्टाइल मटेरियल, फ्लक्चुएटिंग लोड, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की इफेक्ट आपको कंसीडर करनी है। डक्टाइल मटेरियल, स्टैटिक लोड, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की इफेक्ट को आपको कंसीडर नहीं करना है। और अगर मटेरियल ब्रिटल है, ब्रिटल मटेरियल यानी कि कास्ट आयरन और ऐसा कोई मटेरियल है जो कि ब्रिटल है, तब तो आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की इफेक्ट कंसीडर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है वो अपना शेप चेंज नहीं करता। आप उसके ऊपर लोड बढ़ाते जाएंगे, वो अपना शेप चेंज नहीं करने लगा, उसका रिजल्ट डायरेक्टली फ्रैक्चर में ही होगा। उसका मतलब कि जो क्रैक उसके अंदर होगी, कोई जो डिसकंटिन्यूटीज़ उसके अंदर होगी, वो रीएडजस्ट नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ऐसे केसेस के अंदर ब्रिटल मटेरियल, चाहे उसके ऊपर स्टैटिक लोड हो, चाहे उसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड हो, हमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की इफेक्ट इसके अंदर काउंट करनी ही है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।